हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। 8 सेट को हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीग वर्क्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है? तो यह की गई है 25,000 करोड़। हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 1 करोड़ गीग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 25-26 में पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और इस योजना के तहत जो है 25,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार वार्षिक जो है 25 लाख रुपए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो राजकोषीय घाटा हुआ है यह जीडीपी का 4.8% हुआ है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें सूची दिया हुआ है 1 में और सूची 2 में दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। मिलान करना है कि पहले दिया हुआ है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है यह झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद है महतारी वंदना योजना, यह छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद जो है ग्रामोदय योजना, यह उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और उसके बाद जो है दीपम 2.0 योजना जो है यह आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सभी ऑप्शन जो है ये लगातार मिले हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। 1 तो 3 4 हो जाएगा। याद रखेंगे विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन जो है झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। महतारी वंदना योजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और ग्रामोदय योजना जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही जो दीपम 2.0 योजना है यह आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच में प्रशिक्षण के अवसर और सूचना साझा करने पर समझौता हुआ है। और यह समझौता जो हुआ है यह भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे कि अन्य भी समझौते हुए हैं, जैसे गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए एक समझौता किया गया है। यह भारत और वियतनाम के बीच में किया गया है। वैसे एक समझौता हुआ है जिसमें मैजिक द्वीप पर एक हवाई अड्डे के टर्मिनल के निर्माण के लिए समझौता किया गया है, जो कि भारत और मार्शल द्वीप के बीच में किया गया है। और एक हुआ है सौर फोटोवोल्टिक जो बिजली संयंत्र है स्थापित करने के लिए किया गया है, यह भारत और गुयाना के बीच में किया गया है। और एक ईरान के साथ हुआ है कि अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। यह भारत और ईरान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 है यह मिशेल बाचेलेट को प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 6 दिसंबर 2024 को 2024 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का चिली की जो पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बाचेलेट को प्रदान किया गया है। याद रखेंगे जो मिशेल बाचेलेट है यह चिली की पूर्व राष्ट्रपति भी रही हैं। और 2023 के लिए यह पुरस्कार जो है अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक थे एक डेनियल बैरनबोइम। याद रखेंगे इनका नाम है डेनियल बैरनबोइम। इनको 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? तो गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस यह 17 सितंबर को मनाया जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 सितंबर 1948 के दिन जो है ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था, तो इसलिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में जो है एक मनाया जाता है
नमो भारत दिवस। तो नमो भारत दिवस जो मनाया जाता है यह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, 21 अक्टूबर। और एक संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, यह 25 जून को मनाया जाता है। और 30 मई को जो है 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे कि 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। और विश्व बास्केटबॉल दिवस जो है 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 नवंबर को जो है नो नॉनवेज डे मनाया जाता है। और नीलगिरी तहर दिवस एक मनाया जाता है, वह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन जज्बा जो शुरू किया गया है यह आईटीबीपी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आईटीबीपी का मतलब है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है इसने ऑपरेशन जज्बा के तहत पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्तियों को चीन से 108 किलोमीटर सोना के बिस्कुट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह ऑपरेशन जज्बा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा आईटीबीपी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है यह राजस्थान की है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो श्रमिक होते हैं, लोक कलाकार होते हैं और सड़कों पर व्यापार करने वाले को प्रति माह जो है 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। साथ ही याद रखेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है, इसमें शामिल है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना। यह तीनों जो है झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है सुभद्रा योजना, स्वयं योजना, उसके बाद लाभ योजना, अम्मा बैंक योजना और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। साथ ही याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है महतारी वंदना योजना और रामलला दर्शन योजना। याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है महतारी वंदना योजना और रामलला दर्शन योजना। नेक्स्ट है भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है। यह किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह एक ऑल इन वन डेटा सेट प्लेटफॉर्म है जो संभावित विचारों को औद्योगिक समाधानों में बदलने में मदद करने के लिए संसाधन, उपकरण और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सही नहीं है, देखते हैं। पहला है कॉल ऑफ द ईयर, यह परिमल के नाथवानी के द्वारा लिखा गया है। कॉल ऑफ द ईयर ये सही है। उसके बाद है इंडिया एज रेट 100, यह केवी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, यह सुदीप्त सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया बुक है, यह भी सही है। उसके बाद है द विनर्स माइंडसेट, तो जो द विनर्स माइंडसेट है यह सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे सेन वार्न लिखा गया है, यह गलत हो जाएगा। ये इसने इसे लिखा है सेन वाटसन के द्वारा, याद रखेंगे। सेन वाटसन जो है इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट। इसमें पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जैसे खिलाड़ी हैं जैसे साक्षी मलिक के द्वारा एक बुक लिखा गया है, इसका नाम है विटनेस। याद रखेंगे विटनेस जो है यह साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है भीम सिंह के द्वारा लिखा गया है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। और बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है सोर्स कोड माई बिगिनिंग। वहीं एक सैम पित्रोदा है, सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। याद रखेंगे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के जो राइटर हैं यह सैम पित्रोदा हैं। और डॉक्टर मनोरमा मिश्रा जो है यह संस्कृति के आयाम के राइटर हैं। नेक्स्ट है चक्रवात दाना का जो नामकरण है किस देश के द्वारा किया गया है। तो चक्रवात दाना का जो नामकरण है यह कतर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 24 अक्टूबर 2024 को चक्रवात दाना ने लैंडफॉल किया है और बंगाल की खाड़ी से चल करके उड़ीसा के तट पर यह भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया। और दाना नाम जो है कतर देश के द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा निर्धारित चक्रवात नामकरण प्रणाली के भाग के रूप में
प्रस्तावित किया गया था। और दाना या इसको बोलते हैं दाना, यह अरबी में सांस्कृतिक महत्व रखता है, जहां इसका अर्थ होता है सबसे सही आकार का मूल्यवान और सुंदर मोती। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें है ई समन, उसके बाद ई साक्ष्य और न्याय सेतु और न्याय श्रुति। इसमें जो सभी ऐप को है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा आपराधिक कानूनों के लिए लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह, इन्होंने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए 4 नए ऐप ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन लॉन्च किया गया है। और यह एप्लीकेशन जो है अधिकारियों को गवाहों से जानकारी एकत्र करने और उनके बयान दर्ज करने की अनुमति भी देता है। नेक्स्ट है अठारहवां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया। किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया गया है? तो यह किया गया है डोम्मा राजू गुकेश के द्वारा, यानी डी गुकेश के द्वारा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 12 दिसंबर 2024 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डोम्मा राजू गुकेश ने सिंगापुर विश्व शतरंज चैंपियनशिप के रोमांचक मुकाबले के 14वें गेम में चीन के खिताबधारी जो है डिंग लीरेन को हरा करके 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने और ये 18वें बने हैं। याद रखेंगे यह 18वें बने हैं। साथ ही याद रखेंगे कि एक विश्वनाथ आनंद ने के बाद जो है वैश्विक खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं और 5 बार के विश्व चैंपियनशिप आनंद ने आखिरी बार 2012 में खिताब जीता था। गुकेश जो है यह 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में 60वें जीएम का खिताब हासिल किया है। और जो डोम्मा राजू गुकेश हैं, जिन्हें आमतौर पर डी गुकेश के नाम से जानते हैं, इनका जन्म जो हुआ है 29 मई 2006 को चेन्नई, भारत में हुआ है। साथ ही याद रखेंगे कि जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप का स्थापना किया गया था यह 20 जुलाई 1924 को किया गया था। याद रखेंगे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का जो स्थापना किया गया था यह 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है यह लाजेन, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया है? तो आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो बनाया गया है यह वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि और भी मंत्री है, जैसे शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। उसके बाद विमानन मंत्रालय जो है यह उड्डयन मंत्रालय, यह राम मनोहर नायडू को बनाया गया है। वहीं कपड़ा मंत्री जो है कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को बनाया गया है। और किरण रिजिजू यह संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री इत्यादि हैं। और जो किशन रेड्डी हैं तो किशन रेड्डी कोयला और खनन मंत्री हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट है 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका विषय या थीम था। तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया था, तो इसका थीम था प्रेस का बदलता स्वरूप। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है यह 16 नवंबर 2024 को मनाया गया और इसका थीम जो था प्रेस का बदलता स्वरूप रखा गया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? तो बिहार बजट 2025-26 में जो है शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बजट जो 2025-26 का आया है इसमें सबसे अधिक जो व्यय किया गया है यह शिक्षा पर किया गया है, जिसकी जो राशि है यह हो जाएगी लगभग 60,964 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और बिहार बजट 2025-26 में राज्य पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए जो है 33% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि बिहार बजट 25-26 में पटना में महिला हाट खोले जाएंगे। और बिहार का पहला बजट जो है यह अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा पेश किया गया था। याद रखेंगे बिहार का पहला बजट जो है अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा पेश किया गया था। और बिहार का पहला ग्रीन बजट जो है 2020-21 में पेश किया गया था। वहीं बिहार में पहला बाल बजट जो है यह 2013-14 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है
संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो संचार उपग्रह जो GSAT-20 है इसको जो है फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नवंबर 2024 को भारत का बाहरी संचार उपग्रह जो है GSAT-20, जिसे GSAT-N2 भी कहा जाता है, इसका वजन जो है 4700 किलोग्राम है। एलन मस्क के स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से अमेरिका के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, इसके द्वारा विकसित यह उपग्रह जो है दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित आवश्यक संचार सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन को चूज करना है। इसमें गलत कौन सा है? पहला स्टेटमेंट है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है यह ऋषभ शेट्टी बने हैं राष्ट्रीय फिल्म नेशनल फिल्म पुरस्कार 70वें में, यह सही है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार जो है यह श्रीपत है, यह भी सही है। अगला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है यह कंटारा को चूज किया गया है। उसके बाद है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है यह अमिताभ बच्चन को दिया गया है, जो कि गलत दिया हुआ है, याद रखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 2024 को जो है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई और नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में इसकी आयोजन किया गया था, याद रखेंगे। और भारत की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने 8 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विभिन्न श्रेणियों में 70वें फिल्म पुरस्कार प्रदान किए थे। और उसमें जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया था यह दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, याद रखेंगे। यह अमिताभ बच्चन नहीं हो जाएगा, यह मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर यही हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है यह अट्टम को दिया गया है। और उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है नित्या मेनन को दिया गया है, साथ ही थिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख और कच्छ एक्सप्रेस के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशन जो है स्वराज आर बड़जात्या और को ऊंचाई के लिए, और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो है कंतारा ऋषभ शेट्टी का जो है उसके लिए दिया। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार जो है यह श्रीपत है, जो मल्लिकपुरम मूवी में थे। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों की जो बैठक होती है यह 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1 वर्ष से कम 2 बार होना चाहिए, और इसमें 2 सत्रों के बीच जो है वह 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाती हैं या बुलाते हैं जैसा वह उचित समझे, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो होता है यह 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं, और संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो होता है बिना अनुमति के 60 दिन से अधिक अनुपस्थित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो इसमें जो है समाजवादी, उसके बाद अखंडता और धर्मनिरपेक्ष सभी को शामिल किया गया था, तीनों को शामिल किया गया था। जो अब तक जो प्रस्तावना को लेकर के एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है, इसके जरिए जो है इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और इस संशोधन को वैध भी ठहराया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की भी बात की गई है, जिसमें शामिल है राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। नेक्स्ट है वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो वर्मा समिति का जो संबंध है यह मूल कर्तव्य से है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी जो वर्मा समिति है यह 1999 में कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की थी। याद रखेंगे, वैसे ही एक आई थी न्यायमूर्ति MB शाह,
समिति जो थी यह 2014 में आई थी। यह काला धन से संबंधित थी। वैसे ही नाबार्ड की स्थापना से संबंधित एक समिति आई थी जिसका नाम था शिवरमन समिति। तो शिवरमन समिति की जो स्थापना की गई थी यह 1979 में की गई थी और इसके अनुशंसा पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं यह आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान जो है भारत के संविधान के भाग 4 जो 36 से 51 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। याद रखेंगे ये आर्टिकल है यह 36 से 51 में शामिल है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 36 जो 37 है यह निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बताता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करना यह अनुच्छेद 352 में साधारण बहुमत के द्वारा होता है और राष्ट्रीय आपात संबंधी जो अनुच्छेद है यह 352 में ही इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए, यह भी सही है। और उसे 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालय का वकील भी होना चाहिए, यह भी सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट जो है राइट दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी जो महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राज्य का जो सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी होता है यह महाधिवक्ता होता है और इसका जो पद है उसका वर्णन जो किया गया अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो आर्टिकल ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और महाधिवक्ता जो होता है यह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है तथा राज्य सरकार का पक्ष न्यायालय में रखता है। और महान्यायवादी जो होता है यह संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित है और यह भारत का सर्वोच्च जो है विधिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जो है अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था यह दिसंबर 1977 में किया गया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि इसने जो अपना रिपोर्ट है अगस्त 1978 में सौंपा और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिश भी की थी। साथ ही याद रखेंगे कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था और अनुच्छेद 40 में आवश्यक शक्तियों के साथ स्थानीय स्वशासन के लिए प्रावधान भी करता है। पंचायती राज से संबंधित समिति थी जैसे बलवंत राय मेहता समिति जो थी यह आई थी 1957 में आई थी और यह त्रिस्तरीय समिति थी। इन्होंने त्रिस्तरीय समिति का अनुशंसा किया है जो अभी भी लागू है। और अशोक मेहता समिति जो 1977 में आई थी दिसंबर 1977 में यह द्विस्तरीय थी। वैसे ही थी एक हनुमंता राव समिति जो 1983 में आई थी और एक थी जीवी के राव समिति 1985 में आई थी और LM सिंधवी समिति जो है यह भी पंचायती राज से संबंधित है, यह 1986 में आई थी। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है, आर्टिकल दिया हुआ है और उससे संबंधित दिया हुआ है। जो आर्टिकल 243 का ई दिया हुआ है तो 243 जो ई है इसका मतलब है सीटों का आरक्षण। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया। इसमें बोला गया है गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो गलत जो दिया हुआ है तो ऑप्शन एक ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ई सीटों का आरक्षण यह गलत दिया हुआ है। एक बार देख लेते हैं। जो आर्टिकल 243 का ए होता है वह ग्राम सभा से संबंधित होता है और जो 243 का बी होता है यह होता है पंचायतों के गठन से संबंधित होता है। 243 का जो सी होता है यह पंचायतों की संरचना से संबंधित होता है और जो
C2 का आरक्षण होता है यह 243 के डी में होता है। याद रखेंगे, जो C2 का आरक्षण होता है यह आर्टिकल 243 के डी में दिया हुआ है। तो इसमें गलत जो है ऑप्शन यही है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 243 का ई होता है, तो 243 के ई में पंचायतों का कार्यकाल होता है, और 243 का जो जी होता है इसमें पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व होता है। और वैसे ही जो 243 का एच होता है, इसमें पंचायतों पर जो टैक्स लगाया जाता है, कारारोपण की शक्ति वह होता है। उसके बाद जो के होता है यह पंचायतों का चुनाव से संबंधित होता है। नेक्स्ट है संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन है। तो यह कथन जो है ग्रेनविल ऑस्टिन का है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था, और इस संदर्भ में अमेरिका के संविधान विशेषज्ञ जो थे ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और साथ ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखते हैं, उत्तल दर्पण जो है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, यह सही है। अगला है अवतल दर्पण जो है यह दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। और उत्तल लेंस जो है आवर्धक लेंस की भांति काम करता है, यह भी सही है। और समतल दर्पण जो होता है यह सीधा तथा बीम के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यह जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो समतल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बीम होता है। और समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है यह सीधा होता है और यह आभासी होता है तथा बीम के समान बराबर साइज का होता है, जबकि इसमें छोटा लिखा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विटामिन खाना बनाते समय जो है सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी होता है जो खाना बनाने के समय जो होता है आसानी से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जब विटामिन सी युक्त किसी भी चीज़ को उबालते हैं तो यह खाना पकाने की किसी भी अन्य विधि की तुलना में इसकी सामग्री को ज़्यादा कम कर देता है। उदाहरण के लिए जैसे जो ब्रोकली होता है, पालक और सलाद पकने पर अपने विटामिन सी का जो है 50% या उससे अधिक जो है खो देते हैं। और पानी में घुलनशील विटामिन भी जो होते हैं यह तापमान के प्रति संवेदनशील विटामिन होते हैं। जब तापमान जो होता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चले जाता है तो विटामिन सी जो होता है यह विकृत होना शुरू हो जाता है। और विटामिन सी का जो मुख्य सोर्स होता है यह संतरा, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, ब्रोकली और हरी मिर्च के अलावा अन्य फल और सब्जियां भी होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है कि सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद है सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, यह भी जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रायः हमें एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति जो होती है वह घड़ी होती है। और घड़ियों की जो कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। और सरल लोलक की गति जो होती है आवर्तित अथवा दोलन गति दोनों का उदाहरण है। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य परास जो होती है कितनी होती है। तो मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य परास होती है यह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि मानव शिशु वास्तव में जो होते हैं यह 20 किलो हर्ट्ज से थोड़ा अधिक आवृत्तियों को सुन सकते हैं, लेकिन परिपक्व होने पर कुछ उच्च आवृत्ति संवेदनशीलता खो देते हैं। और औसत वयस्कों में ऊपरी परास अक्सर जो होते हैं 15 से 17 किलो हर्ट्ज के करीब होती है। और आवृत्ति की अनुभूति को आमतौर पर ध्वनि के तारतम्य के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्यों। क्वेश्चन है कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। तो कंधे पर लटकाने वाले जो थैले होते हैं उसमें चौड़ी पट्टी लगाने का कारण होता है
कि उससे दाब जो है कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम लोग दाब बोलते हैं। दाब का फॉर्मूला होता है, यह होता है बल बटा जो होता है एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। याद रखेंगे, यह दाब का फॉर्मूला होता है। और यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। जैसे कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। इसलिए कंधे पर लटकाने वाले जो थैले में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है ताकि जो है यह दबाव को कम कर सके और आदमी जो थैला आसानी से उठा सके। नेक्स्ट है क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछा खींचते हैं क्यों? तो हाथ पीछा खींचते हैं संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। और जैसे हम लोग क्रिकेट मैच के दौरान हाथ मैदान में क्षेत्र रक्षक जो होते हैं उसको तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते हुए देखा जाता है। और इस प्रकार के जो फील्डर होते हैं जिसको क्षेत्र रक्षक बोलते हैं, गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओम के नियमानुसार जो है विभवांतर विद्युत धारा के होता है यदि जो उसका तापमान होगा स्थिर रहेगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 1827 में जर्मन भौतिकवादी एक थे साइमन ओम, इन्होंने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया था। और एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसमें प्रभावित होने वाले जो विद्युत धारा के समानुपाती होती है, परंतु तार का जो तापमान रहता है यह समान ही रहता है। इसे ही हम लोग ओम का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट है अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो होगा वह बाद में आएगा। तो जब जो कम होगा वह सबसे पहले हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा सोना हो जाएगा, फिर उससे अधिक जो अभिक्रियाशील होता है यह कॉपर होता है। कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील जो होता है वह होता है आयरन होता है, और उसके बाद जो होता है जिंक होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होती है उसमें पोटेशियम होती है, फिर सोडियम होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होती है। और घटती अभिक्रियाशील में देखेंगे तो जिंक का सबसे ज़्यादा होता है। जिंक जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, उससे कम आयरन का होता है, उससे कम लेड सीसा का होता है, फिर उससे कम हाइड्रोजन का होता है। इस प्रकार से होता है। और सबसे कम जो अभिक्रियाशील होता है यह ऑरम होता है, जिसको हम लोग गोल्ड बोलते हैं। ऑरम जो होता है एयू से डिनोट करते हैं। ऑरम को एयू मतलब गोल्ड यानी सोना होता है, जो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है, यानी एक से अधिक एटम्स मिलकर बना हुआ है। तो सोडियम जो होता है यह परमाणुक होता है, यह सिर्फ एक परमाणु से मिलकर बना होता है। उसके बाद फास्फोरस यह भी एक परमाणुक है, और आर्गन जो है यह भी एक परमाणुक है। तो इसमें जो हो जाएगा सल्फर या बहुपरमाणुक हो जाएगा। याद रखेंगे सल्फर होता है या बहुपरमाणुक होता है। और जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम भी एक परमाणु का उदाहरण है, और कॉपर भी एक परमाणु होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए। तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर जो लगा होता है वह होता है पोटेशियम क्लोरेट होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। जो माचिस का इतिहास रहा है यह बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व में प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ के लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। और आधुनिक निरापद माचिस का जो विकास है लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और एक होता है व्हाइट फास्फोरस, इसका मिश्रण होता है कुछ गोंद और स्टार के साथ मिला करके उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। और जब इसे खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता था तो यह घर्षण की उष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था और इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ होता था। परंतु जो व्हाइट फास्फोरस है यह माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। और आजकल जो है माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी जो होता है ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का बनता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है
पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। तो स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन जो होता है यह अंडाशय से उत्पादित होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है भिन्न रहती है, तो यह कहलाते हैं समस्थानिक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वह अलग होती है, इसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें मिलान करना है जो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग आत्मघाती थैली बोलते हैं। उसके बाद है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह पावर हाउस होता है सेल का, तो कोशिका का ऊर्जा गृह, इसका मिलान हो जाएगा। उसके बाद है प्लास्टिड होता है, यह केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है प्लास्टिड, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद जो गोल्जी उपकरण होता है यह लाइसोसोम का निर्माण करता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है घटपर्णी पादप उदाहरण है, तो घटपर्णी पादप जो होता है यह स्वपोषण और विषम पोषण दोनों का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो घटपर्णी पादप होता है यह एक कीटभक्षी पादप है, इसमें घड़े के समान एक संरचना होती है जो वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है, और पत्ते का जो शीर्ष भाग होता है घड़े का ढक्कन बनाता है, और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, अर्थात यह जो होते हैं अधोमुखी होते हैं। और जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। और घटपर्णी पौधा जो होता है यह हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, क्योंकि इन पादपों की मृदा से भी यह सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा आंसर सही हो जाएगा कि घटपर्णी पादप जो है यह स्वपोषण और विषम पोषण दोनों का उदाहरण है। नेक्स्ट है गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है। तो गन्ने की खेती में जो है जिबरेलिन्स के छिड़काव से तनों की लंबाई बढ़ती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी या शर्करा के रूप में एकत्रित रहता है, और गन्ने की खेती में जो है जिबरेलिन्स छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है, इससे 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज बढ़ जाती है। साथ ही याद रखेंगे जो जिबरेलिन्स है यह चुकंदर, पत्ता गोभी और अन्य रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में वोल्टिंग यानी पुष्पन से पहले जो अंतः पर्व का दीर्घाकरण होता है उसको बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है। तो मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए जो प्राथमिक स्थल हो जाएगा वह कुपिकाय हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैसों का जो विनिमय होता है रक्त और ऊतकों के बीच में होता है, और यह स्थलों पर ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है इसमें सुमेलित करना है। पहले दिया हुआ जो फीमर, तो जो फीमर है यह सबसे लंबी हड्डी है, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद होता है फिबुला। फिबुला जो होता है यह टखने की हड्डी होती है, इसको हम लोग फिबुला बोलते हैं। और कार्पस जो होता है यह कलाई की हड्डी होती है, और एक होता है मेटाकार्पस, तो यह होता है हथेली की हड्डी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग मेटाकार्पस। तो इसका मिलान अब सही है। फीमर जो होता है यह सबसे लंबी हड्डी है, फिबुला जो होता है यह टखनों की हड्डी है, और कार्पस जो होता है यह कलाई की हड्डी है। वही मेटाकार्पस जो होता है यह हथेली की हड्डी है। नेक्स्ट है सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय मौसम वेधशाला जो है यह पुणे में स्थित है, वही प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है गांधीनगर में स्थित है, और सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है चंडीगढ़ में है। और एक है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, याद रखेंगे राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है यह डोना पाउला गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम कुडनकुलम हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है यह भारत में चेन्नई से 650 किलोमीटर दक्षिण में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। और भारत में परमाणु
ऊर्जा अनुसंधान के जो जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से 1948 में, याद रखेंगे 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किया गया था। और भारत के पहले परमाणु अनुसंधान जो रिएक्टर था अप्सरा, इसे ट्रॉम्बे मुंबई के पास में कार्य करना शुरू किया। लेकिन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो था यह 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि काकरापाड़ा जो है परमाणु रिएक्टर यह गुजरात में है और कायगा जो है यह कर्नाटक में स्थित है। और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम, थोरियम और भारी जल होता है, जो भारी जल की आवश्यकता होती है। यूरेनियम जो है झारखंड, राजस्थान और मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम रेलवे का जो परिचालन किया गया था यह 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। याद रखेंगे कि 16 अप्रैल 1853 को जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेल जो लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय किया था यह मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट है, हाँ साथ ही याद रखेंगे कि जो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान कहा था कि मेरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षाओं में से एक शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना है। और जो लॉर्ड लिटन है यह 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया, जिसके तहत भारतीय को हथियार रखने, बेचने या खरीदने के लिए लाइसेंस या अनुमति लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट है, दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? तो जो दसवंत और बसावन थे यह अकबर के दरबार से संबंधित थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह दोनों चित्रकार जो है यह अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकार भी थे, जैसे ख्वाजा थे, अब्दुल सम्मद थे, मीर सैयद अली इत्यादि थे। और अकबर ने 1562 में दास प्रथा तथा 1563 में तीर्थ कर और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त किया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपदों में से एक अंग को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया और बिंबिसार ने हरेक वंश की भी स्थापना की थी, याद रखेंगे। और कौशल, लिच्छवी तथा मध्य राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था। और बिंबिसार जो है भगवान बुद्ध के समकालीन थे तथा उनके जो मित्र और संरक्षक भी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर के नगर, दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो यह मिले थे धौलावीरा में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पाई गई कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मोहरे और मछलीकृत हुक इत्यादि पाए गए थे। साथ ही याद रखेंगे कि जो धौलावीरा है इसका पतन मेसोपोटामिया के पतन के साथ हुआ था और धौलावीरा जो है यह कर्क रेखा पर स्थित है। धौलावीरा का जो खोज किया गया था तो धौलावीरा का खोज 1968 में किया गया था जगपति जोशी के द्वारा। और धौलावीरा जो है उन्नत शहरी नियोजन, अनूठी जल निकास प्रणाली और संरक्षण विधियों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण है हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत जो है रेहला उससे प्राप्त होता है। और जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि थे, याद रखेंगे। जो जियाउद्दीन बर्नी थे यह FST के दरबारी कवि थे। और कव्वाली के जो जनक है यह अमीर खुसरो को माना जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि खुसरो को सितार और तबले के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। खुसरो को तिलक, साजगिरी, सरपदा, औमन, घोर आदि रागों को प्रचलित करने के कारण नायक की भी उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो चेचक का कारण मृत्यु जो हुई थी यह गुरु हरकृष्ण की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि गुरु नानक जो है तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और गुरु नानक की रचनाओं का जो संकलन है यह गुरु अंगद के द्वारा किया गया था।
साथ ही याद रखेंगे कि मुगल कालीन शासक जो थे अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण जो संबंध रहा था यह गुरु रामदास का रहा था और गुरु रामदास ने पवित्र शहर अमृतसर की नींव भी रखी थी। और सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे इनको ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। और गुरु अर्जुन देव जो थे यह लाहौर से स्वर्ण मंदिर का नींव रखे और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। याद रखेंगे कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। जो हसन निजामी है, हसन निजामी हो जाएगा ताजुल मासिर हो जाएगा। उसके बाद है ख्वान दमीर। तो जो ख्वान दमीर है, ख्वान दमीर का हो जाएगा कानून ए हुमायूनी। उसके बाद है मोहम्मद काजिम। तो मोहम्मद काजिम का हो जाएगा आलमगीर नामा। आलमगीर नामा के लेखक हो जाएंगे मोहम्मद काजिम। उसके बाद भीमसेन जो है यह नुक्श से दिलकुशा से संबंधित है, तो इसका मिलान 2 हो जाएगा। ख्वादिमीर जो है इसने कानून ए हुमायूनी नामक पुस्तक लिखी थी जिसे हुमायूं नामा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, ये हो जाएगा ख्वादिमीर का हो जाएगा कानून ए हुमायूनी। नेक्स्ट है (1921) में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती जो है लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? तो यह शुरू किया गया था मदुरई में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 सितंबर 1921 को जो है गांधी जी ने मदुरई में अपनी पोशाक बदलने का महत्वपूर्ण फैसला लिया था। और मदुरई में गरीबी और वहां के गरीब फटे हाल लोगों के पहनावे को देखने के बाद गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और लंगोटी पहनना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की जो स्थापना है यह रामानुजाचार्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उनकी विचारधारा जो है शंकराचार्य के अद्वैतवादी निर्गुण ब्रह्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। विशिष्टाद्वैत दर्शन में रामानुजाचार्य ने सगुण ब्रह्म के साथ जगत और जीव की सत्ता की भी प्रतिष्ठा की है। और इन्होंने राम को अपना आराध्य माना और इनका जो जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरम्बदूर नामक स्थान पर हुआ था। और इनके अनुसार जो है मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन जो है विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी की जो अष्टप्रधान थी 8 लोगों की परिषद, इसमें अमात्य की क्या भूमिका थी? तो जो अमात्य थे तो अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। याद रखेंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा राजस्व मंत्री हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो शिवाजी के अष्टप्रधान थे उसमें बांटा गया था जो राज्य का प्रशासन था या पेशवा देखते थे जो प्रधानमंत्री होते थे, और जो सैन्य प्रधान होता था वह उसे बोलते थे सेनापति या सर ए नौबत बोलते थे। आय व्यय का लेखा जोखा जो देखते थे वह राजस्व मंत्री होते थे यानी अमात्य होते थे। और दरबार के कार्यों का जो रिकॉर्ड रखते थे यह वाकिया नवीस होते थे। और राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य जो है यह शुरू नवीस अथवा सचिव होते थे। विदेश मंत्री जो होते थे उन्हें सुमंत बोलते थे। और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले जो अनुदान होते थे या पंडित राव उन्हें बोला जाता था। और न्याय विभाग का जो प्रधान होता था उसे हम लोग न्यायाधीश बोलते थे। नेक्स्ट है विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। तो विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं कन्नड़ को प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी यह 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। और हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की जो स्थापना है विधारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता जो है संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी यह हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और इसकी भाषा जो थी विजयनगर साम्राज्य की भाषा तेलुगु थी। याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की जो भाषा थी वह तेलुगु थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था? तो ये हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर विभेद होने के कारण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। याद रखेंगे, 7 सितंबर 1931 को हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा था। साथ ही याद रखेंगे कि तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले
ये भारतीय थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और बीकानेर के जो राजा थे महाराजा गंगा सिंह, ये तीनों जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। नेक्स्ट है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था यह ब्राउन एम इन में हुआ था। ऑप्शन ए जो है हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर का जो जन्म है यह ऑस्ट्रिया के ब्राउन एम इन में हुआ था और हिटलर का जन्म जो हुआ था यह हुआ था 20 अप्रैल को हुआ था। याद रखेंगे 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हिटलर का जन्म हुआ था और 1919 में हिटलर जो है जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा और इस पार्टी को उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया और इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता था। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और हिटलर जो है 1937 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा देकर मिला लिया था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने कई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया था क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों में, कार्यशालाओं में और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना शुरू कर दिया था। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यह शुरू किया गया था 28 जुलाई को शुरू हुआ था। 28 जुलाई 1914 से लेकर के यह चला था 11 नवंबर तक चला था। 11 नवंबर 1918 तक चला था और इसका तत्कालिक कारण जो था जून 1914 में ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी जो थे आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी जो पत्नी थी बोस्निया, इनकी राजधानी सराजेवो में हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है। तो यह हो जाएगा पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे जैसे एक है तडोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो तडोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में और भी है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। वैसे ही मध्य प्रदेश में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और एक है बनेरघट्टा। तो बनेरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह हो जाएगा कर्नाटक में स्थित हो जाएगा। और एक है सिम्बलबारा जो राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जल्दापाड़ा जो है तो जल्दापाड़ा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन गति होता है उसके कारण दिन और रात होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की दो गतियां होती है, एक होता है घूर्णन गति या इसे दैनिक गति बोलते हैं और एक होता है परिक्रमण जिसे हम लोग वार्षिक गति भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो जैव विविधता का जो अधिकतम संकट है यह प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में प्राकृतिक आवासों की क्षति, वन विनाश, खनिज कार्य, कृषि विकास, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि जो है वन्य जीवों से जुड़े व्यापार आदि या जैव विविधता में कमी आई है। और जैव विविधता का सबसे बड़ा जो कारण रहा है प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों का विनाश है क्योंकि इस स्थिति में जीव जंतु एवं वनस्पतियों को अनुकूलन का अवसर नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। देखते हैं ऑप्शन। मंगल एक लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष जो है बाहरी ग्रह है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। बुध, शुक्र और पृथ्वी और जो मंगल है यह हो जाएगा आंतरिक ग्रह हो जाएगा और बाकी जो हो जाएगा यह शेष बाहरी ग्रह हो जाएगा। याद रखेंगे बुध और एक होता है शुक्र होता है, उसके बाद मंगल होता है और एक होता है पृथ्वी। यह बृहस्पति नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी। तो ये जो हो जाएंगे
आंतरिक ग्रह हो जाएंगे और बाकी जो बचेंगे यह सभी बाहरी ग्रह हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है क्या सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो केंद्रित चट्टान का इसमें उदाहरण नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है केंद्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है। केंद्रित चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो अत्यधिक ताप या दाब के कारण अपने मूल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और इनका निर्माण तब होता है जब आग्नेय, अवसादी या अन्य रूपांतरित चट्टानों के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और केंद्रित चट्टानों के जो उदाहरण है उसमें होते हैं क्वार्टजाइट होते हैं, नीस होता है, संगमरमर होता है, उसके बाद स्लेट, सिस्ट, फिलाइट इत्यादि होते हैं केंद्रित चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 नंबर पे जो हो जाएगा समताप मंडल हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 नंबर पे आयन मंडल हो जाएगा, और 4 नंबर पे जो हो जाएगा यह बहिर्मंडल हो जाएगा। याद रखेंगे, साथ ही याद रखेंगे कि जो क्षोभ मंडल होता है यह वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है, और इसमें ही जेट स्ट्रीम हवाएं प्रवाहित होती है। याद रखेंगे, क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम हवाएं प्रवाहित होते हैं, और निचले क्षोभ मंडल में तापीय प्रतिलोमन की घटना होती है, और इसी मंडल में मौसमी घटनाएं भी होती है। याद रखेंगे, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं भी होती है। उसके बाद होता है समताप मंडल। तो जो समताप मंडल होता है यह ओजोन मंडल जो होता है तक पाया जाता है, और इस मंडल के किसी भी तरह की मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है, और यहाँ जो है वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। फलतः यहाँ पे जो फ्लाइट वगैरह उड़ते हैं यह समताप मंडल में ही उड़ते हैं। उसके बाद होता है मध्य मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं मीसोस्फीयर। तो जो मीसोस्फीयर होता है इसमें न्यूनतम तापमान होता है, और न्यूनतम तापमान की सीमा को मध्य सीमा बोलते हैं। और उसके बाद जो होता है आयन मंडल होता है। तो आयन मंडल में जो होता है इसमें विद्युत अवस्थित कणों की प्रधानता होती है, इसलिए आयन मंडल होता है रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है, यानी सैटेलाइट वगैरह जो होते हैं सब इसी में होते हैं। और उसके बाद होता है बहिर्मंडल जो होता है एक्सोस्फीयर। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, जिसका विस्तार जो है आयन मंडल से ऊपर वाले वायुमंडलीय भाग में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है? तो इसमें जो हो जाएगा बोलीविया या स्थलरुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बोलीविया जो है यह स्थलरुद्ध है, जो ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू के बीच में स्थित है। और याद रखेंगे कि पूरी दुनिया में अभी वर्तमान में 44 देश जो है स्थलरुद्ध है, और यह जो देश है बोलीविया, तो यह स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। याद रखेंगे, और दक्षिणी अमेरिका में जो है सिर्फ 2 ही देश स्थलरुद्ध है, पैराग्वे और बोलीविया। तो याद रखेंगे, जो पैराग्वे और बोलीविया है यह दक्षिणी अमेरिका के स्थलरुद्ध देशों में शामिल है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें बोलीविया राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि सर्वाधिक आबादी वाला स्थलरुद्ध देश जो जाएगा यह इथोपिया हो जाएगा, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश जो है यह कजाकिस्तान है, और सबसे छोटा देश जो है यह हो जाएगा वेटिकन सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांगुप दर्रा जो है भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो तांगुप दर्रा जो हो जाएगा यह म्यांमार के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह दर्रा जो है म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है, छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? तो यह हो जाएगा पूर्वी घाट का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेलिकोंडा रेंज है, इसको बोलते हैं वेलिकोंडा हिल्स। यह कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है जो कि पूर्वी घाट पर्वत प्रणाली का हिस्सा है, और वेलिकोंडा रेंज जो है आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? तो अलकनंदा और पिंडार के जो संगम है उस पे जो है कर्णप्रयाग स्थित है। याद रखेंगे, जो विष्णुप्रयाग है तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, और जो कर्णप्रयाग है वहाँ पे अलकनंदा और पिंडार मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, और जो देवप्रयाग है वहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। और देवप्रयाग के जो बाद है अलकनंदा और भागीरथी का नाम मिला करके बाद में गंगा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से
किसके अपक्षय से हुई है? तो भारत में जो है काली मृदा की जो रचना हुई है यह ज्वालामुखीय चट्टान के अपक्षय से हुई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और काली मिट्टी जो होती है यह रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है और काली मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं। काली मिट्टी में चूना, लोहा और एल्युमिनियम की जो होती है अधिकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो ये हो जाएगा एडन नहर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी से एडन नहर निकाली गई है और यह जो है लगभग 54 किलोमीटर लंबी नहर है जो पश्चिम बंगाल राज्य के वर्धमान जिले में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। और एक है सरहिंद नहर, यह सतलज नदी से निकाली गई है जो बिस्ट दोआब नहर भाखड़ा नांगल परियोजना का एक हिस्सा है जिसे नोवा में सतलज नदी से निकाला गया है। और एक है ईस्टर्न ग्रे नहर, यह पंजाब में स्थित है। याद रखेंगे ईस्टर्न ग्रे नहर जो है यह पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। सूची 1 और 2 दिया हुआ है। पहले में एल्युमिनियम कंपनी है, उसके बाद उसकी स्थिति है कि कहाँ पे है। बाल्को जो है यह कोरबा में है या छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखेंगे बाल्को यह कोरबा यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद जो है हिंडाल्को रेणुकूट पश्चिम बंगाल में स्थित है। हिंडाल्को का हो जाएगा रेणुकूट, यह हो जाएगा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, यह जो है हीराकुंड में है, उड़ीसा में स्थित है। यह हो जाएगा उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। फिर उसके बाद है नाल्को जो है, तो नाल्को जो है यह कोरापुट, यह भी उड़ीसा में स्थित है। याद रखेंगे, तो पूरे याद रखेंगे। जो बाल्को है यह कोरबा छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद हिंडाल्को जो है रेणुकूट पश्चिम बंगाल में है और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है हीराकुंड उड़ीसा में है। और उसके बाद जो नाल्को है यह कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो बिहार का जो कैमूर जिला है वहां पे तेलहर जलकुंड प्रपात स्थित है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के जो जलप्रपात है उसे याद रखेंगे। जैसे काकोलत जलप्रपात है, तो जो काकोलत जलप्रपात है यह नवादा में स्थित है। उसके बाद एक कैमूर में है, कैमूर में आपको एक और है तेलहर कुंड जलप्रपात है। और रोहतास में जो है दुर्गावती जलप्रपात है। उसके बाद बक्सर में है कर्मनासा जलप्रपात है और सासाराम में 2 है। याद रखेंगे सासाराम में है धुआं कुंड जलप्रपात और एक है मंझर कुंड जलप्रपात। तो बिहार के प्रमुख जलप्रपात हैं काकोलत है नवादा में, तेलहर कुंड जो है कैमूर में है, दुर्गावती रोहतास में है, कर्मनासा बक्सर में है, धुआं कुंड जो है सासाराम में है और मंझर कुंड जो है यह भी सासाराम में स्थित है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो है 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो यह दिया गया था SVS राघवन समिति के द्वारा। ऑप्शन सी जो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। SVS राघवन समिति के अनुशंसा पर जो है एकाधिकार अथवा अवरोधक व्यवहार अधिनियम 1969 को जो है हटा करके, याद रखेंगे 1969 को निरस्त करके इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लाया गया था। और विजय केलकर समिति का गठन जो है भारत में मौजूदा सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि 2012 में जो गठित की गई थी सी रंगराजन समिति, इसका संबंध जो है गरीबी मापने की पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण जो है ऋणी को लाभ होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि उपभोक्ता जो होते हैं ऋणदाता एवं पेंशन भोगी वर्ग को हानि होती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का जो योग होता है यह राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्गापुर। लौह एवं इस्पात उद्योग में लोहा अयस्क, जो लौह अयस्क होता है कोयला, मैग्नीज, चूना, पत्थर, क्रोमाइट इत्यादि के कच्चे माल के रूप में अथवा कोयला मुख्य रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो जमशेदपुर है झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में और सलेम जो है तमिलनाडु, इन सभी के आसपास कच्चे माल उपलब्ध है। लेकिन दुर्गापुर के आसपास जो है ईंधन कोयला तो उपलब्ध है परंतु कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दुर्गापुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो है
आय का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, लेखक का नाम दिया हुआ है और पुस्तक का शीर्षक दिया हुआ है। तो एडम स्मिथ के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई थी, यह लिखी गई थी पॉवर्टी एंड फेमिन लिखी गई थी, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई थी। फिर उसके बाद जो लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। और जेम किन्स के द्वारा लिखी गई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी हो जाएगा। याद रखेंगे, एडम स्मिथ के द्वारा और भी पुस्तक लिखी गई थी द इनविजिबल हैंड, उसके बाद थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा भी और लिखी गई थी, जैसे पॉवर्टी ऑफ इंडिया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और साथ ही द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। याद रखेंगे। और जेएम किन्स के द्वारा लिखी गई थी एक अ ट्रीटीज ऑन मनी और इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये जो है जेएम किन्स के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का जो गठन किया गया था ये 1927 में किया गया था। यह पुणे में की गई थी। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन एक गैर सरकारी संगठन है जो मार्गरेट भाइयों द्वारा स्थापित किया गया था और महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रयासों में सुधार करने हेतु इस संगठन का गठन किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो प्रथम अध्यक्ष थी महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, और प्रथम सचिव जो थे यह कमलाबाई चट्टोपाध्याय थी। याद रखेंगे, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ जी थी अध्यक्ष थी और प्रथम सचिव कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय हो जाएंगे कमलेश शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है 2008 में राष्ट्रमंडल के जो है महासचिव चुने गए थे। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि एक होता है नरसंहार दिवस, तो स्नेब्रेनिका जो होता है नरसंहार दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस जो है 24 मई को मनाया जाता है और 29 अक्टूबर को देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाते हैं और स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को और समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक भिन्न है? देखते हैं। पहला है गुलाबी शहर जो है यह हो जाएगा जयपुर, और ब्लू सिटी जो होता है वह जोधपुर होता है। उसके बाद है महलों का शहर, तो महलों का शहर जो हो जाएगा यह कोलकाता होता है, मुंबई नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी होता है और सूर्य नगरी जो है यह जोधपुर होती है। साथ ही याद रखेंगे जो मुंबई है, मुंबई को हम लोग बोलते हैं 7 टापुओं का शहर। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भरतनाट्यम नृत्य की जो शुरुआत है यह तमिलनाडु में हुई थी और इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार जो है भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें शामिल है भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का है, ओडिसी है उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी है मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का और सत्रिया जो है असम का है। और छऊ जो है यह अर्धशास्त्रीय है, जिसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ऐड किया गया छऊ, यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो बिहार के जो है पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो हो जाएगी यह मुजफ्फरपुर में हो जाएगी, फिर 2 नंबर पे, उसके बाद जो 3 नंबर पर हो जाएगी मधुबनी में हो जाएगी, फिर उसके बाद 4 नंबर पर जो हो जाएगी समस्तीपुर में हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है?
तो भारत का प्लास्टिक मैन जो है डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने के लिए प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन को भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है। और वर्ष 2018 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान जो है पद्म श्री से उनको सम्मानित भी किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र सिंह को हम लोग बोलते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया, और यादव पायेंग जो है, यादव पायेंग को बोलते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, वाक्य जो है किस प्रकार का है? तो यह वाक्य जो है एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिया हुआ है। महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा यह हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन दिया हुआ है गिवन बेलो। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद प्रधान होते हैं और अलग करने पर जो है और या अथवा जैसे शब्द आते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले 15 न्यायाधीशों से बना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में इसे स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। साथ ही याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड, हेग द नीदरलैंड में है।